जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। ईएमआरएस का इससे पहले कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने निकाल लिया। पहले हम लोगों ने केबीएस के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं और अब हम लोग एनबीएस के देखेंगे। केबीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय के और एनबीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति के। दोनों ही सेम पैटर्न है, केबीएस और एनबीएस का भी सेम है ऑलमोस्ट, और ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल का भी सिलेबस और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। सब में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पोस्ट निकलते हैं। सब में जनरल हिंदी पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है और बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो जो चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हम जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केबीएस के हिंदी वाले पोर्शन को पढ़ लिया था, जो उनके यहाँ टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में हिंदी का जो जनरल हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका रिवीजन हम लोगों ने एक क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर ली है। आज हम लोग केबीएस नहीं, आज हम लोग एनबीएस के वो प्रश्न पूछेंगे जो हिंदी के हैं, जनरल हिंदी के हैं, और जो ईएमआरएस में रिपीट हो सकते हैं या उनके जैसे ही क्वेश्चन, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी ईएमआरएस में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा एक बढ़िया सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये पहला पार्ट है, इसमें कई सारे पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं। आज का पार्ट जो है, जो 2019 में एनबीएस का 2019 में सितंबर में पेपर हुआ था, उसका ये पेपर है, वहाँ से उठाया गया, वहाँ से हिंदी के क्वेश्चंस निकाले गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है, इनके संख्या पे मत जाइए क्योंकि अलग अलग जो है पेपर से इसको काट काट के निकाला गया है। आप इसको देखिए, आकाश टूट पड़ना नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे गलती है। इसका मतलब है आकाश टूट पड़ना, आकाश टूट पड़ना, या फिर ये होता है आसमान टूट पड़ना। किसी पे कहते नहीं है आसमान टूट पड़ा, आकाश टूट पड़ा। इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, ठीक है। इसमें आंसर दे दिया गया, लेकिन हम इसको समझ लेंगे। एक बार हम समझ लेंगे तो अगर हमें पूरी चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अचानक तूफान आ जाना, इसका कोई मतलब नहीं होता। आकाश टूट पड़ना या आसमान टूट पड़ने का मतलब मुसीबत आना होता है। अचानक कोई विपत्ति आ जाए, अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो राइट आंसर वही है। अचानक बाढ़ आ जाना, ये कोई मतलब नहीं है। अचानक घर से चले जाना, कोई मतलब नहीं है। तो आकाश टूट पड़ना या आसमान टूट पड़ना, कोई भी चीज़ इसमें से पूछे, इन दोनों का मतलब होता है कि अचानक कोई विपत्ति आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर आकाश टूट पड़ा, आसमान टूट पड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अचानक विपत्ति आना। मैं एक बता देता हूँ, कभी कभी कोई क्वेश्चंस जो है उसके क्वेश्चन या आंसर गलत हो जाते हैं, तो हम तो वीडियो में उस चीज़ को हटा देते हैं, उस चीज़ को जो है एडिट करके उसको डिलीट कर देते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो हम कमेंट में उसको जो है कमेंट करके कोई अगर सुधार हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो, मिला जुला के करते हैं। लेकिन फिर भी बाय द वे अगर कहीं से भूल चूक कोई हो जाती है तो हम उसको कमेंट करके उसको पिन कर देंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट भी देख लिया करिए कि कहीं पे अगर कोई चीज़ अगर छूट गई हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है, महोदार्य। महोदार्य का संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद भी हमारे इसके सिलेबस में है। महोदार्य को आप करेंगे महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। तो महा जहाँ है उनको तो ऐसे हटा दो। इसका जो राइट संधि विच्छेद होगा वो है महाधन औदार्य, महोदार्य। अब ये संधि विच्छेद अगर महोदार्य का, अगर महा में कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, और औदार्य में कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है ना। तो आ और औ मिल रहे हैं, कौन सी संधि हो जाती है ये वृद्धि संधि है, स्वर संधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं संधि क्या होती है, संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और जो संधि को अगर हम उसको तोड़ दें, अलग कर दें, तो संधि विच्छेद कहलाता है। अब वर्णों का मेल संधि कहते हैं, और संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि भी होती है 5 प्रकार की। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस तरह से 5 प्रकार के स्वर संधि भी होते हैं। तो महोदार्य में जो है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन औदार्य हो जाएगा। और महा में हा पर अगमंत्र हा, बड़ा आ की मात्रा है, औदार्य में औ की मात्रा है। आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके हमेशा बड़ा औ ही होते हैं, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि का जो है एग्जाम्पल है। स्वर संधि में भी वृद्धि संधि। अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा महोदार्य ही पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई महोदार्य में कौन सी संधि है, तो आपको पूरा लेके चलना पड़ेगा। आपको मतलब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो अगर ये चीज़ पूछी गई है, केबीएस में नहीं एनबीएस में अगर पूछी गई है, तो हो सकता है कि इसी का मिलता जुलता रूप जो है वो ईएमआरएस में पूछ लें। तो आपको हर चीज़ के लिए उससे मिलते जुलते सभी क्वेश्चंस के लिए सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्याय का
सही युग्म नहीं है। नहीं को आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे तो हमेशा के लिए वो दिखता रहेगा। तो निम्नलिखित में से पर्याय का सही युग्म नहीं है, ये इसमें पर्यायवाची दिया है। सिंह, मृगांक, हाथी, द्वीप, शत्रु, अमित्र, हाथ और पाणी। तो हम एक एक करते हैं, जैसा कि आंसर दिया है, लेकिन हम एक बार उसको समझ लेते हैं। समझ लेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हाथ और पाड़ी, पाड़ी का मतलब भी हाथ होता है, कहते हैं ना चक्र पाड़ी, सुदर्शन पाड़ी। तो पाड़ी का मतलब भी हाथ होता है, हाथ का दोनों एक ही, दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। तो ये तो सही है, हमें नहीं वाला खोजना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। शत्रु का मतलब शत्रु हो गया, अमित्र का मतलब भी शत्रु होता है। भाई मित्र होता तब तो बात ही अलग होती। शत्रु और अमित्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हाथी और द्वीप का मतलब ही एक ही होता है। सिंह का मतलब होता है शेर, और मृगांग का मतलब क्या होता है, शेर नहीं होता है। मृगांग का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। मृगांग का मतलब होता है चंद्रमा। तो ये सिंह और मृगांग ये जो है सही युग्म नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अब आ गया बजरांग। बजरांग शब्द किसका पर्यायवाची, फिर एक और पर्यायवाची पूछा है बजरांग। बजरांग का मतलब होता है, इसका अगर अलग करोगे तो वज्र है अंग जिसका, वज्र है अंग जिसका, पूरा इसका मतलब होता है। अगर इसको तोड़ोगे तभी होगा। वज्र है अंग जिसका, मतलब है जिसका ऐसा शरीर जो वज्र के समान कठोर है, ऐसे इसके लिए किसके लिए यूज होगा। भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु का मतलब तो सूर्य होता है। हनुमान जी, शिव या इंद्र। तो जिनका शरीर बलिष्ठ था वो थे भगवान हनुमान जी थे। उनका शरीर था वज्र के समान कठोर। इनका बजरांग जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है। चलिए अगला देखते हैं। सात्विक, कहते हैं ना कि सात्विक भोजन करो भाई। सात्विक मतलब होता है अच्छा, सही, सुपाच्य, अच्छी चीज़ के लिए सात्विक यूज होता है। अब इसका मतलब हो गया हमको विलोम बताना है। सज्जन तो ठीक है, सज्जन होता है तो अगर हमको इसका अर्थ बताना होता तो मिलता जुलता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है सात्विक का सज्जन लगा के चले जाते हैं। नहीं, सात्विक का हमें विलोम बताना है, तो विलोम सज्जन नहीं है, हटा दो इसको। इसका सात्विक का होता है तामसिक, तमसिक नहीं होता है, सही शब्द होता है तामसिक। ठीक है, बर्तनी भी आप सही सही याद करते चलो, क्योंकि ये बर्तनी भी पूछ सकते हैं। तो सात्विक का विलोम होता है तामसिक। तामसिक का मतलब होता है अंधकार या खराब चीज़ के लिए यूज होता है तामसिक भोजन, कहते हैं ना तामसिक भोजन मत करो। तो ये हो गया। अब आ जाइए अगला, यहाँ पे पूछा जा रहा है दूध का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए। दूध का दुग्ध मतलब होता ही है। स्तन्य भी मतलब होता है, जो स्तन से निकलता है, स्तन्य यानी दूध। पय का मतलब दूध होता ही होता है, और स्तन का मतलब स्तन होता है। तो ये पर्यायवाची इसका नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। ठीक है, कोई बीमार रहा होगा, हम कह रहे हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। किस प्रकार का वाक्य, वाक्य पूछ लिया गया है। इच्छार्थक, अज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक या फिर संभावनार्थक। तो इच्छा तो हम प्रकट प्रकट कर रहे हैं कि भाई आप स्वस्थ हो जाइए। जब हम इस तरह की कोई कामना करते हैं, किसी की जो है विश करते हैं, हम कहते हैं ना विश कर दो भाई, विश कर दो। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा हम व्यक्त करते हैं कि भाई भगवान करे आप धनी हो जाओ, आप पास हो जाओ, आप सेलेक्ट हो जाओ, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो ये इच्छार्थक हैं, इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्य हैं। अज्ञार्थक में आज्ञा दी जाती है, आज्ञा देने भी भाई वो पानी ले आओ, उठा लाओ, ये कर लो, वो कर लो। और आज्ञा जो है क्या होता है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को देगा, मतलब जिसका पोजीशन ऊपर का है। अब आप तो अगर पीजीटी, टीजीटी या हॉस्टल वार्डन होंगे तो आप प्रिंसिपल को थोड़ी ना कहेंगे कि साहब जो पानी उठा के दे दीजिए। वो आपसे भले कह देगा, क्योंकि आपका सीनियर है, आपका सीनियर है, आपसे बोल सकता है कि आप इसको ये कर दीजिए, इसको ये पढ़ा दीजिए, उस क्लास में पढ़ा दीजिए। आज्ञा छोटे को दिया जाता है, जो आपका जूनियर होगा आप उसको आज्ञा देंगे, आपका सीनियर आपको आज्ञा देगा। तो ये आज्ञार्थक नहीं है। विस्मयादि में हम विस्मयादि बोधक होता तो उसमें ये वाली निशान लग जाती, ये कहीं लगा नहीं है, तो विस्मयादि बोधक में ही नहीं है, संभावना तो है नहीं। तो राइट आंसर हो गया इच्छार्थक। घड़ी का अर्थ नहीं है। अब यहाँ पे भी अर्थ पूछा जा रहा है कि घड़ी का अर्थ नहीं है। क्षण, पल, समय, घड़ी का ही तो मतलब भाई क्षण भर के लिए रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ, पल भर के लिए रुक जाओ, समय तो सब है। मृत्यु इसका मतलब नहीं होता, घड़ी का मतलब मृत्यु तो कहीं नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु। आँखों का काजल चुराना, भाई चुरा लो अगर चुरा पाओ। आँखों का काजल चुराना एक मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। आंखें थक जाना कोई मतलब नहीं है, निर्लज्ज हो जाना कोई मतलब नहीं है, गहरी चोरी करना। राइट आंसर यही है, गुस्से से आंख लाल हो जाना। तो आंखों का काजल चुराने का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो है गहरी चोरी करना। असल में इसका मतलब होता है कोई काम जो है बड़ी निपुणता से, बड़ी सफाई से करना। चोरी करने का इसका आशय नहीं होता, लेकिन अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से हम ये मान रहे हैं कि गहरी चोरी करना, या फिर ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही निपुणता से, बहुत ही चालाकी से कोई काम कर ले, गुपचुप तरीके से अपना काम कर ले इतनी चालाकी से, तो उसके लिए यूज होता है कि आंखों का काजल चुराना है।
कहते हैं ना कि हमको इतना ऐसा वैसा मत समझो, हम आंखों का काजल चुरा लेते हैं। तो मुहावरे का अर्थ ऐसे ही निकलता है। खंड का अर्थ है नहीं है, अर्थ नहीं है। खंड का प्रदेश अर्थ नहीं है, पूछा जा रहा नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए। खंड का मतलब प्रदेश तो होता ही भाई। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में खंड तो जुड़ा हुआ ना, तो प्रदेश तो हो ही गया। खंड का मतलब भाग तो होता ही है, जैसे भूखंड, भूमि का खंड हो गया भूखंड। तो भाई इसमें भी तो खंड जुड़ा हुआ है, या भूभाग हो गया भूभाग। भूभाग, तो भाग का मतलब भी खंड होता है, और भाग का खंड का मतलब टुकड़ा भी होता है। तो प्रदेश हो गया, प्रदेश हो गया, भाग हो गया, टुकड़ा हो गया, ये सब मतलब होते हैं खंड के। लेकिन प्रवेश का मतलब खंड नहीं होता, प्रवेश की मतलब एंट्री होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा ना कि खंड का अर्थ नहीं है। तो प्रवेश जो है खंड का अर्थ किसी भी उसमें नहीं बैठ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, फेलोशिप का अर्थ क्या है। फेलोशिप जैसे होता ना JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, PM फेलोशिप, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF, PM जो है फेलोशिप, बहुत तरह के फेलोशिप मिलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि अभी आप इसको चाहे हिंदी ले लो चाहे अंग्रेजी ले लो, अर्थ पूछा जा रहा है। फेलोशिप का मतलब मेहनताना नहीं होता भाई। मेहनताना जब आप कोई मेहनत करते हैं उसके लिए मिलता है। आजीविका मतलब रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। पारिश्रमिक मतलब होता है कोई परिश्रम करेंगे उसके बदले में कुछ आपको मिलता है, तो होता है। इसका सही मतलब होता है अध्येता वृत्ति। जैसे छात्रवृत्ति होता है ना, स्कॉलरशिप के लिए छात्रवृत्ति होती है, तो वृत्ति यहाँ पे जुड़ जाए, थोड़ी सी वृत्ति जुड़ जाए, तो हम मानते हैं कि वो फेलोशिप होगा या स्कॉलरशिप होगा। सिप से यही यहाँ इसका मतलब निकल रहा है, सिप से। तो फेलोशिप का मतलब होता है अध्येता वृत्ति। चलिए अगला देखते हैं, काश टूट पड़ना। फिर वही काश नहीं है, आकाश है। अब इन्होंने जो भी प्रिंट किया हो, काश टूट पड़ना नहीं, आकाश टूट पड़ना या आसमान टूट पड़ना। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब होता है कि अचानक से कोई विपत्ति आ जाना या मुसीबत आ जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। भावा भानवा गमन, भानवा गमन का संधि विच्छेद करना है। भानवा गमन, तो भानवा गमन में दो शब्द है, एक तो है भानु और दूसरा है आगमन। आप वैसे देख लें, गामन, गमन, आगमन, तो अगर इसको तोड़ोगे तो भानु आगमन तो होगा नहीं, हटा दीजिए। भानु नहीं होता है, भान भी नहीं होता है, तो होता भानु मतलब होता है सूर्य। सूर्य का आगमन हो रहा है उसको कहते हैं भानवा गमन। तो भानु हो गया प्लस आगमन हो गया, यानी भानु का यानी सूर्य का आगमन हो गया। आगमन हो गया तो भानु में ऊ की मात्रा हो गई, संधि विच्छेद है, संधि को तोड़ा गया है। और आगमन में बड़ा आ ही है। और आ, ये किस तरह की संधि है भाई? आ और ऊ जो है दोनों स्वर हैं, तो स्वर संधि है। स्वर भी हमने कहा कि 5 तरह के होते हैं। ये स्वर संधि कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि है। अगर स्वर संधि में कहीं भी आपको वा दिख जाए, या दिख जाए, या रा दिख जाए, या वा रा, या वा या रा, स्वर संधि में कहीं भी अगर आपको बीच में या वा या रा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो यण संधि है। तो यहाँ पे ऊ और बड़ा आग मिलके क्या हो जाएंगे? वा हो जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? एक वीडियो हमने बना रखा है संधि विच्छेद का, संधि का, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, उसको हिंदी वाले पोर्शन में हॉस्टल वार्डन के हिंदी वाले जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो भानवा गमन का संधि विच्छेद हो गया भानु आगमन, और भानु आगमन जो है स्वर संधि है, और स्वर संधि में अगर भी पूछा जाए तो यण संधि है। चलिए प्राचीन का विलोम शब्द बता दीजिए। प्राचीन का मतलब नया नहीं होता है, नया तो होगा पुराने का विलोम शब्द। अगर पुराना होता तो उसका जो है विलोम शब्द हो जाता नया। प्राचीन का प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का मतलब नहीं है, ये भी जो है प्री हिस्टोरिक टाइप का पूछ रहा है कि हिस्ट्री से पहले की चीज़। प्राचीन का मतलब पुराना तो होता ही है, लेकिन हमें विलोम शब्द बताना है। तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है मॉडर्न, अत्याधुनिक। प्राचीन मतलब हो गया पुराना, बहुत पुराना, और अर्वाचीन का मतलब हो गया मॉडर्न या आधुनिक। तो प्राचीन का सही विलोम हमेशा अर्वाचीन होगा, या अर्वाचीन पूछा जाएगा तो आप उसका सही विलोम लगा दीजिएगा प्राचीन। अगला क्वेश्चन हो, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। ठीक है, सही बात है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। अब बांसुरी बजाने से नहीं काम चलेगा, जब तक डीजे नहीं बजेगा कोई नहीं नाचेगा। तो ठीक है, चलिए उस समय की बात थी, दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, तो इसके लिए क्षमा अगर भावनाएं आहत हो रही हों किसी की। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, उपयुक्त सभी वाक्य हैं, मिश्र वाक्य? ये है
दो वाक्य आपको मिले ना, एक तो कृष्ण जो है बांसुरी बजाते थे और लग गया, राधा नाचती थी। दो सरल वाक्य जब आपस में मिल जाए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो गया संयुक्त वाक्य। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। अब वाह के बाद क्या लगा हुआ भाई, विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ ना। अब इसमें सोचना क्या, निषेधात्मक है नहीं, कहीं पे नहीं ना नू नुकुर तो है नहीं, इच्छा तो है नहीं, विधानार्थक है ही नहीं, विस्मयादि बोधक है ही। उसमें देखना है क्या, वाह के बाद जहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया तो वाक्य भी तो वही होगा भाई। अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो भाई प्रश्नवाचक वाक्य ही तो होगा। ठीक है, नयनाभिराम का मतलब होता है जो नयन को सुंदर लगता हो, नयन को सुंदर लगने वाला दृश्य। वाह कैसा नयनाभिराम है, ये कौन सा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं, अपराधी का विलोम पूछा गया है। अपराधी का निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, निरपराधी कोई शब्द ही नहीं है, निरपराध होता सही शब्द होता है। अपराधी सही है, अपराधी का विलोम होता है निरपराध। कभी निरपराधी मत लिख दीजिएगा, निरपराधी अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, निरपराध होता है सही शब्द। कभी पूछा जाए, बर्तनी में भी पूछा जा सकता है, तो हमेशा होगा क्या, निरपराध। अपराधी का मतलब मुर्जिम होता है, यह सज्जन होगा नहीं, दयालु नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा निरपराध। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य, पाश्चात्य कहते हैं ना, पाश्चात्य देश के हैं। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी, मतलब पश्चिम की तरफ से। और पूर्वात्य, पौर्वात्य का मतलब होता है पूरब की ओर। जैसे हम लोग पूरब के हैं, जो अंग्रेज वाले हैं, यूरोप वाले हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो पाश्चात्य हैं, मतलब पश्चिमी देश के हैं, पश्चिम की तरफ रहने वाले हैं। और पौर्वात्य वाले हम लोग हैं, मतलब ईस्ट में हम लोग आते हैं, ईस्ट में, तो हम लोगों के लिए पौर्वात्य यूज होता है। तो सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका ये। आधुनिक नहीं, मतलब आधुनिक का मतलब होता है जब प्राचीन का पूछा जाए तो उसका आधुनिक हो जाएगा। गौड़ का मतलब छोटा होता है, पूर्वत मतलब पहले वाला हो गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पौर्वात्य। चलिए परवाल किसका पर्यायवाची है, परवाल भित्ति पढ़े होंगे ना, अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे परवाल भित्ति। ठीक है, भित्ति, ठीक है, परवाल भित्ति। कोरल रीफ, कोरल रीफ भी पढ़े होंगे, कोरल रीफ इसको अंग्रेजी में कहते हैं, या परवाल भित्ति। परवाल इसी का मतलब होता है, परवाल का मतलब होता है मूंगा। मूंगा मतलब क्या होता है, मूंगा चट्टान भी पढ़े होंगे, मूंगा चट्टान या कोरल रीफ, मूंगा चट्टान। ठीक है, शैवाल होती है एक तरह की, परवाल होती है एक तरह की शैवाल होती है, जो क्या होती है कि समुद्रों में जो है बहुत तेज़ी से उगती है और बहुत मोटी मोटी चादरें बना लेती है उग के। ठीक है ना, चट्टान जैसी बन जाती है, इतनी कठोर हो जाती है। तो परवाल का मतलब मूंगा होता है। और मूंगा जो है क्या होता है, आप कोरल रीफ पढ़ लीजिए या फिर परवाल भित्ति पढ़ लीजिए, बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे। अगर जो है उसमें पढ़ सकते हैं आप, पर्यावरण में भी इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बार, जो है परवाल भित्ति और मूंगा चट्टानों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आ जाता है कि सुग्गा किसका पर्याय है। तो सुग्गा का मतलब होता है तोता, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हिरन, कबूतर, मोर कुछ नहीं होता है, सुग्गा का पर्यायवाची है, सुग्गा मतलब तोता। अब हो गया दसवार का समाज, दसवार नहीं है, घुड़सवार है। ठीक है, इसमें भी जो है कट गया है, मैं इसको लिख देता हूँ घुड़सवार। घुड़सवार का पूछ रहा है कि घुड़सवार का समास विग्रह कर दीजिए। समास विग्रह, समास का मतलब क्या हो गया भाई, समास विग्रह मतलब होता है समास को तोड़ दीजिए। और समास का मतलब होता है शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त वाक्य बनता है, शब्दों का मेल है, शब्दों का जोड़ है, जिससे एक नया शब्द बनता है, एक संक्षिप्त शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। और समास को तोड़ देना ही समास विग्रह कहलाता है। घुड़सवार में पूछा जा रहा है, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। क्या मतलब निकलेगा भाई, घोड़े में सवार नहीं होता आदमी, घोड़े पर सवार होता है। घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा सवार आदि। तो राइट आंसर आपका होगा घुड़सवार का समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। किस तरह का ये समास है भाई, समास भी बहुत तरह के होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, फलाना फलाना, बहुत तरह के समास होते हैं। तो घोड़े पर सवार जो है ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास जो है उसमें क्या होता है कि इसका जो पूर्व वाला, जो पिछला वाला हिस्सा होता है दोनों शब्दों में, वो महत्वपूर्ण होता है। इसमें घोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो सवार है, जो घोड़े पे सवार है, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ तत्पुरुष समास में ये होता है, तत्पुरुष समास में कहीं ना कहीं आपको विशेषण एक शब्द मिल जाएगा, एक किसी चीज़ की विशेषता आपको मिल जाती है। इसमें जो है सवार की विशेषता कैसा, किस तरह का सवार है, जो घोड़े पे सवार है उस सवार की बात हो रही है, कोई भी सवार नहीं हो सकता। तो एक विशेषता है। और तत्पुरुष समास में जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो प्रधान होता है। तो घुड़सवार का समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार।
अब आपका बचता है लाइसेंस का हिंदी अर्थ पूछा जा रहा है। विज्ञप्ति नहीं होती है, विज्ञप्ति जो है नोटिफिकेशन का मतलब होता है, नोटिफिकेशन। समाप्ति का मतलब हो गया भाई फिनिश हो गया, कोई चीज़ फिनिश हो गई, एंड हो गया, फिनिश्ड हो गया। अनुज्ञप्ति राइट आंसर है। अवाप्ति का मतलब होता है रिसेप्शन, रिसेप्शन या कोई चीज़ प्राप्त करना। कहते हैं ना कि भाई कब तक की अनुज्ञप्ति है, शराब की दुकानों पे अनुज्ञप्ति लिखी होती है कि इतना से लेके इतना साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 2023 से लेकर 2024 तक की अनुज्ञप्ति है। तो लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति। अब चलिए अगला देख लेते हैं। मेढक का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। मेढक मतलब फ्रॉग है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हरि या पालक, हरि और पालक जो है ये मेढक के पर्यायवाची नहीं है। सालूर और लातूर ये भी मेढक के पर्यायवाची नहीं है। दादुर, दादुर तो है, दादुर तो मेढक का पर्यायवाची है, लेकिन केहरी नहीं है। केहरी जो है, केहरी सिंह होता है, शेर का पर्यायवाची है केहरी, तो ये नहीं है। एक तो है, दूसरा नहीं है। अब बचता है लास्ट वाला। मंडूक का मतलब होता है भाई मेढक, और जहाँ भी वर्षा से प्रेम करने वाला आदमी आ जाए वो समझ जाइए मेढक ही होता है जो वर्षा को प्रेम करता है। वर्षा भू, वर्षा होती है और भूम से बाहर कौन निकलता है, मेढक ही निकलते हैं तुरंत। मंडूक का मतलब ही मेढक को कहते हैं ना, कूप मंडूक बन के बैठे हो। कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब होता है मेढक, यानी कुएं के मेढक। तो क्या पर्यायवाची आपका हो जाएगा मेढक का, मंडूक और वर्षा भू। अब आ जाएगा इंटरव्यू का हिंदी। हिंदी बता दीजिए इंटरव्यू का। इस वैसे तो ईएमआरएस में कोई इंटरव्यू है नहीं, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन बता दीजिए भाई। एक तो होता है साक्षात्कार, साक्षात्कार, ठीक है, लेकिन यहाँ साक्षात्कार नहीं, अंतर संबंध दिया, परामर्श और विचार विमर्श दिया, तो इसको तो हटा दीजिए। अरे टिबिया वाला भेंट वार्ता होती है भाई, भेंट वार्ता। इंटरव्यू का मतलब होता है एक तरह से होती है भेंट वार्ता, मुलाकात हुई आपस में जो है वार्ता मतलब चालू हो गई। तो इंटरव्यू का जो हिंदी शब्द होता है वो होता है भेंट वार्ता।